Hello students, in this video lecture I am going to describe you chapter 1st class 9 civics. What is democracy? Why is democracy? And this is the third video lecture of this topic. In the first one video I told you with the definition of democracy that rulers must be elected by the people, with the example of Pakistan country and Parvez Musharraf's example. And in the second example what we give resemblance with the definition that the election must be held in a democracy in a free and fair way, and that we prove with the example of the country China and Mexico. In both the countries the elections were not held in a free and fair way. Now in this video lecture we are going to cover next topic in reference with the democracy, and what it is saying कि one person one vote one value. डेमोक्रेसी कहती है कि कंट्री के अंदर जिस भी सिटीजन को वोट डालने का राइट है वो एक पर्सन को एक ही वोट डालने का राइट होना चाहिए, उसकी पूरी एक ही वैल्यू काउंट होनी चाहिए. मीन्स टू से कि चाहे कोई आदमी अमीर है, गरीब है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाला है, किसी भी एथनिक ग्रुप को फॉलो करने वाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, एक आदमी को एक ही वोट डालने का राइट होना चाहिए और एक ही वैल्यूज की काउंट होनी चाहिए. जैसे कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो थर्ड लेवल ऑफ द सोसाइटी था उसके वोट को हाफ काउंट किया जाता था इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड सेक्शन लेवल ऑफ द सोसाइटी. जो प्रिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, नोबेलिटीज थे, उनके वोट के अकॉर्डिंग उनके वोट को हाफ काउंट किया जाता था. तो ये यहाँ पे डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रहा है. तो डेमोक्रेसी क्या कहती है कि वन पर्सन, एक आदमी को एक वोट डालने का राइट होना चाहिए और उसकी वैल्यू एक ही काउंट होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि अमीर है तो उसको मान लिया कि 2 बार वोट डालने का चांस दिया जाएगा, कि वो एक रिस्पेक्टिव है, डोमिनेटिंग या मीन्स टू से इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी रखता है पॉलिटिक्स के अंदर, नहीं. और एक गरीब के पास पैसा नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, अप्रोच नहीं है उसकी, उसको वो अनएजुकेटेड है, वो नॉलेज नहीं है, तो उसको वोट डालने का या तो राइट ही ना दिया जाए, क्या फिर ये माना जाए कि इसकी वोट तो हाफ काउंट होगी. नो, दोनों ही पर्सपेक्टिव के अंदर क्या होना चाहिए कि एक आदमी को एक वोट और उसकी वैल्यू भी एक ही काउंट होनी चाहिए. तो क्या कहती है डेमोक्रेसी, देखिए सिंपल डेफिनेशन के थ्रू. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. तो डेमोक्रेसी कहती है कि एक आदमी को एक वोट डालने का राइट होना चाहिए और उसकी वैल्यू भी एक ही काउंट होनी चाहिए. यहाँ हम कुछ कंट्रीज के एग्जांपल्स के रिस्पेक्टिव में रिगार्ड में क्लियर करेंगे कि क्या जो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती हैं, अपने आप को कहते हैं कि डेमोक्रेटिक, हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, क्या रियल सेंस में ऐसा हो रहा है. देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं. अंटिल 2015 सऊदी अरेबिया women do not have the right to vote. 2015 तक, ये तो बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 2015 तक भी सऊदी अरेबिया के अंदर औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था. तो क्या यहाँ डेमोक्रेटिक टर्म को फॉलो किया जा रहा है कि डेमोक्रेसी कहती है कि वन वोट, ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. यहाँ तो वोट डालने का राइट ही नहीं दिया जा रहा वुमेन को, तो वो उनकी वैल्यू तो काउंट होने की बात बहुत दूर रह जाती है, बहुत पीछे रह जाती है. नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है कि एस्टोनिया ये यूएसएसआर का पार्ट रहा है. तो यहाँ पर जो है रशियन माइनॉरिटी की बात आएगी कि क्यों एस्टोनिया के अंदर रशियन माइनॉरिटी मीन्स रशिया के रहने वाले लोग, उनकी जो पॉपुलेशन है मीन्स टू से स्ट्रेंथ है वो कम है. जो चीज जिन लोगों की कम होती है पॉपुलेशन काउंटिंग के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, माइनॉरिटी कहलाती है. ठीक है, तो एस्टोनिया यूएसएसआर क्या था, क्या आपको पता है कि आज के टाइम जो रशिया है उसको यूएसएसआर बोला जाता था पहले, क्यों, मीन्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स ग्रुप था ये एक रिपब्लिक्स का, तो इसलिए इसको यूएसएसआर बोला जाता था. उस टाइम एस्टोनिया भी इसका पार्ट था. तो उस टाइम जो रशियन एस्टोनिया के अंदर गए उनकी पॉपुलेशन कम है. तो यहाँ पे क्या कहता है कि रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट. वहां के जो नेटिव
थे एस्टोनिया के रहने वाले सिटीजन्स, उनके अकॉर्डिंग इस माइनॉरिटी को डिफिकल्ट टू गेट टू राइट वोट, बड़ी मुश्किल से, बहुत ही स्ट्रगल्स के बाद राइट टू वोट मिला है, वोट डालने का राइट मिला है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डेमोक्रेटिक टर्म को फॉलो नहीं किया जा रहा था कि हर एक पर्सन को वोट डालने का राइट होना चाहिए जो कि 18 ईयर से अबव, या जो भी कंट्री अपनी वोटिंग सिस्टम के लिए एज लिमिट तय करती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं फिजी का। ये भी एक कंट्री है फिजी। ये क्या कहती है, वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी। इंडिजीनियस फिजी मीन्स, इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, वहां के रहने वाले, ठीक है। तो इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजी। इंडियन फिजी, जैसे मैंने श्रीलंका वाले पावर शेयरिंग वाले चैप्टर के अंदर बताया था कि श्रीलंका के अंदर इंडियन श्रीलंकन्स भी होते थे जो इंडिया से जाके वहां किसी टाइम पे बसे, तो आगे उनकी जो जनरेशन हुई तो वो क्या कहलाएंगे, इंडियन फिजी कहलाएंगे। तो वहां पर इंडिजीनियस फिजी की बजाय इंडियन फिजी की वैल्यू कम काउंट की जाती थी। जैसे मैंने फ्रेंच वाला एग्जांपल आपको दिया कि थर्ड लेवल ऑफ द सोसाइटी को की वोट को हाफ काउंट किया जाता था। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्या क्लियर होता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक टर्म्स को यहाँ फॉलो किया जा रहा है, रियल एसेंस जो है उसकी यहाँ पर फॉलो हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, यहाँ पे हमारा कौन सा राइट सॉरी फीचर उभर कर सामने आता है, फीचर आता है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल, सॉरी दिस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड दस दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सा फीचर है, थर्ड फीचर। नाउ वी विल रिकॉल द टू फीचर्स ऑल्सो जो हम अर्लियर वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट फीचर क्या कहता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन क्या कहती है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रिप्रेजेंटेटिव मींस रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो फर्स्ट हमने पाकिस्तान के एग्जांपल से फर्स्ट फीचर को प्रूव किया कि डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये क्लियर हुआ, वहां पाकिस्तान में ऐसे नहीं हो रहा था। सेकेंड फीचर क्या कहता है कि इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शंस मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर वे। फ्री और फेयर तरीके से हेल्ड होने चाहिए। तो क्या आपने मेक्सिको और चाइना के एग्जाम्पल के थ्रू कह सकते हैं कि फ्री और फेयर वे में हेल्ड हो रहे थे। और क्या कहते हैं सेकेंड फीचर कि दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस टू लूज, उनको हारने का भी पूरा चांस मिलना चाहिए, पब्लिक के थ्रू, वोटिंग के थ्रू वो डिसीजन होना चाहिए। और थर्ड फीचर हमारा क्या कहता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या कहती है कि कोई भी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ हिज कास्ट, रिलीजन, एथनिक ग्रुप, स्टेटस, उसको इलेक्शंस के अंदर खड़े होने का भी राइट होना चाहिए और उसको वोट डालने का भी राइट होना चाहिए। और हर किसी का राइट क्या होना चाहिए, वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा थर्ड फीचर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या कहती है डेमोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। राइट कौन से, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो उसके सिटीजन्स को राइट प्रोवाइड किए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं उनका। और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मीन्स रूल्स के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग जो है डेमोक्रेटिक को फॉलो किया जाना चाहिए। तो क्या कहता है कि यहाँ एग्जांपल देते हैं हम आपको, एक कंट्री का एग्जांपल देते हैं, जिम्बाब्वे का। किसका देते हैं, जिम्बाब्वे का। वो कब इंडिपेंडेंस हुई थी, 1980 के अंदर। देखिए हमें फ्रीडम कब मिली, 1947 के अंदर। बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड के अंदर ऐसी हैं जिनको लेटर ऑन फ्रीडम मिली है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया जिम्बाब्वे का। अब नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में, साउथ अफ्रीका में, उसको तो 1994 के अंदर जाके फ्रीडम मिला। तो जैसे यहाँ पर अब क्या क्लियर होने जा रहा है कि 1980 के अंदर इस कंट्री को फ्री कराने के लिए जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी थी उसका नाम क्या था, जानू पीएफ पार्टी। क्या नाम था, जानू पीएफ पार्टी। जैसे हमारी कंट्री के अंदर हमें फ्रीडम दिलाने में आज के टाइम हम कौन सी पार्टी को बोलते हैं कि उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा। और उस कांग्रेस पार्टी के जो फेवरेट वी कैन से कि पॉपुलर लीडर कौन रहे हैं, महात्मा गांधी जी रहे हैं। ऐसे ही जिम्बाब्वे के अंदर इंडिपेंडेंस गेन करने में जानू पीएफ पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा। और इस जानू पीएफ पार्टी के जो लीडर थे वो थे रॉबर्ट मुगेटे। कौन थे, रॉबर्ट मुगेटे। तो
पॉपुलैरिटी उनको ऑब्वियसली मिल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंस गेन करने में, फ्रीडम गेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो वो पब्लिक के फेवरेट बन चुके थे, पॉपुलर हो चुके थे पूरी पब्लिक के अंदर। तो आजाद होने के बाद, कंट्री फ्री होने के बाद वो क्या डिसीजन करते हैं, वो पार्टी फॉर्म कर लेते हैं अपनी, और इलेक्शंस फाइट करने की वो सोचते हैं, उसमें पार्टिसिपेट वो करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, अनफेयर वे फॉलो करते हैं। जब वो अपनी, उनको एक जो पॉपुलैरिटी मिलती है उसका अनफेयर वे में, इलीगल वे में उस कहते हैं कि नाजायज फायदा जिसको उठाना बोलते हैं, वो उठाते हैं वो, और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया गया है कि अ पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। वो पॉपुलर हुए क्योंकि उन्होंने फ्रीडम गेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। JANU-PF पार्टी का रोल था, और उसके लीडर कौन थे, रॉबर्ट मुगाटे थे। अब रॉबर्ट मुगाटे के बारे में क्या बोला गया है यहाँ पे, इनके थ्रू क्या समझाने की कोशिश की गई है कि पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक भी हो सकती है। बेशक उसके लीडर लोगों के अंदर पॉपुलर रहे हों, लेकिन वो अलोकतांत्रिक हो सकती है। किस तरीके से इनकी पार्टी, JANU-PF पार्टी या रॉबर्ट मुगाटे ने अनडेमोक्रेसी को जो है प्रूव किया। देखिए किस तरीके से, ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शंस। जब भी इलेक्शंस होते थे, जायज और नाजायज तरीके से वो बाय हुक और बाय क्रूक उसको विन करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का के रूल्स का क्या हो रहा है, अबोलिशन हो रहा है। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर। अब कोई भी डेमोक्रेसी क्या कहती है कि उसमें जो भी रूलर आएंगे पब्लिक के थ्रू इलेक्टेड होंगे वो, और डिसीजन मेकिंग पावर उनकी रहेगी, और वो जो डिसीजन लेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे लेंगे, उन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग लेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट मुगाटे ने अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर। जैसे परवेज मुशर्रफ ने अपनी सहूलियत के लिए, अपने फेवर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए थे, ऐसे ही वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपनी फायदे के लिए क्या कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं। तो यहाँ भी डेमोक्रेसी का अबोलिशन हुआ। अब कहते हैं अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड। हालांकि वो बाय हुक और बाय क्रूक विन करते थे, लेकिन फिर भी अपोजिशन में तो पार्टी रहती ही है। तो वो अगर कोई सही रूल या वी कैन से कोई डायरेक्शन कंट्री को देना चाहते थे, तो वो उनको इतने अंडर प्रेशर ले आते थे अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को, कि वो हैरेस्ड फील करते थे, निरुत्साहित वीकेंड से वो अपने आप को पाते थे, और वो असहाय सिचुएशन में पाते थे कि वो कुछ भी कर नहीं पाते थे। तो फिर क्या हुआ, प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। अब जब उनका वो प्रोटेस्ट करते थे कौन, अपोजिशन पार्टी वाले, तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो अमेंडमेंट किए थे, कुछ सुधार उन्होंने बदलाव ऐसे किए थे संविधान के अंदर। अमेंडमेंट इज नॉट ओनली सुधार, ये अपने फेवर के लिए करना वो सुधार नहीं कहलाता है। तो क्या कहलाता है, प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। जो वो विरोध करते थे उनको इलीगल, गैर कानूनी बताया गया, कि संविधान के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि ये सही तरीका नहीं है गवर्नमेंट को अपोज करने का। अब वो क्या कहते हैं, टेलीविजन एंड रेडियोज वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। मीडिया, टेलीविजन और रेडियो किसके अंदर आते हैं, मीडिया के अंदर आते हैं। और किसी भी कंट्री के अंदर ये कहा जाता है कि मीडिया जो उस कंट्री की थर्ड आई होती है। थर्ड आई मीन्स कि जो दोनों आंखें नहीं देख पाती है, वो तीसरी आंख देख पाती है। कहने का मतलब कि लोगों के सामने सच्चाई को लाने का काम मीडिया और टेलीविजन करते हैं। और अगर मीडिया और टेलीविजन वाले सही खबरें और उसके अपोजिशन में न्यूज और वीकेंड से डिबेट अगर कराते, तो वो जो थे हमारे रॉबर्ट मुगाटे, उन्होंने उसके ऊपर, टेलीविजन और रेडियो के ऊपर अपना पूरा होल्ड कर लिया, और उन्हें बैन कर दिया कि मेरे अपोजिशन में आप कुछ भी नहीं दिखाएंगे। तो इस तरीके से पब्लिक वहां पे अवेयर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनको ट्रू न्यूज नहीं आ रही थी उस लेवल तक। जुडिशरी वाज आल्सो इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसकी थी, रॉबर्ट मुगाटे की गवर्नमेंट थी। अब जुडिशरी, अगर हम अपनी कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, तो दोनों टीयर के ऊपर, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम रखने के लिए हमने
फेडरलिज्म वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जुडिशरी हमारी फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री इंस्टीट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का राइट रखती है, उसकी व्याख्या करने का राइट रखती है। तो जुडिशरी किसी भी कंट्री के अंदर एक ऐसा ही ऑर्गन होता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने, किसकी गवर्नमेंट थी, रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट, उसको भी इग्नोर कर दिया, उसके राइट्स को फॉलो नहीं करने दिया। तो हर स्टेप पर रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट क्या करती है, जिम्बाब्वे के अंदर उसको इग्नोर करती है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी का क्या हो रहा है, अबोलिशन हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा फीचर हमें बताने की कोशिश की गई थी कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून के अकॉर्डिंग रूल होना चाहिए, ना कि रूल बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है कि ये, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रूल बाय लॉ किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, किसके लिए, अपने फेवर के लिए, सिटीजन्स के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उनको उनके इंटरेस्ट को नहीं ध्यान में दिया, कंट्री के वेलबींग को ध्यान में नहीं दिया, अपने वेलबींग के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया। तो रूल ऑफ लॉ नहीं रहा, रूल बाय लॉ हो गया। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट फॉर राइट। रिस्पेक्ट फॉर राइट क्या थे, अगर यहाँ पे देखा जाए कि ऑपोजिशन पार्टी को पूरा राइट था प्रोटेस्ट करने का, उसको स्ट्रेस किया गया। टेलीविजन एंड रेडियोज को फुल राइट होता है एक ट्रू न्यूज को पब्लिश करने का, दिखाने का, वहां पे भी उसको अबोलिश किया गया। जुडिशरी को राइट होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, तो वहां पे उसके राइट को फॉलो नहीं करने दिया गया। दोनों ही राइट्स का यहाँ पे क्या हुआ, अबोलिशन हुआ अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, फोर्थ फीचर आता है, किसका आता है, डेमोक्रेसी का। और वो क्या कहता है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट। कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल करती है किन लिमिट्स के अंदर, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कानून के रूप में बनाए गए होते हैं, और सिटीजन्स के जो राइट दिए होते हैं उनको फॉलो करते हुए रूल करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उनको अबोलिश किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा थर्ड एंड फोर्थ फीचर। मैंने आपको पहले भी बताया कि एज इट इज आपका क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एंड वी आर हैविंग 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल रीड अबाउट द मेरिट्स और डीमेरिट्स और argument up in opposition of democracy. Till then, keep watching and thank you.